नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीआरएन में। मैं आप सभी के साथ कामाक्षी गुप्ता। दोस्तों, कल यानी कि 1 जून को आखिरी फेज है पार्लियामेंट्री इलेक्शन का और उसके बाद 4 तारीख को इन सारे वोटों की काउंटिंग होगी। और जिस तरीके से हर बार की तरह सबकी नजर इस समय जम्मू कश्मीर में है, यानी कि भारत के सर के ताज की। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को लेकर आए दिन पॉलिटिकल बयानबाजी जो है वो होती रहती है। और खासकर एक सिनेरियो बनाया हुआ था, एक ऐसी सोच बनाई हुई थी कि कभी भी कश्मीरी पंडित जो है वो वोट नहीं डालते, डालते भी है तो बहुत कम वोट डालते हैं। लेकिन इस बार ये जो सारी बातें हैं वो झूठी होती नजर। इसी में बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सएमएलसी अजय भारती जी हैं। इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे क्योंकि जो तोहमतें लगाई गई थी कश्मीरी पंडितों के ऊपर कि वो वोट नहीं डालते, लेकिन इस बार कश्मीरी पंडित इतनी भारी मात्रा में बाहर आए हैं कि खुद गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि 40% से ज्यादा कश्मीरी पंडितों ने वोट डाला है। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। कामाक्षी जी नमस्कार और धन्यवाद। सर, मैं आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा क्योंकि इतनी ज्यादा वोट की परसेंटेज। और एक ये भी कहा जाता है कि कश्मीरी पंडित सिर्फ बीजेपी को वोट डालते हैं, हालांकि कश्मीर में तो कोई बीजेपी का कैंडिडेट भी नहीं था, फिर भी इतनी ज्यादा वोटिंग परसेंटेज कैसे देखते हैं आप इसे? कामाक्षी जी की इस बधाई के पात्र तो सारा समाज है। हमारे लिए तो वो बधाई के पात्र है जो व्हील चेयर पर चल कर आए, जो सर्जरी एक दिन पहले हुई तो दूसरे दिन माना उनको कि लगा कि नहीं वोट डालना ज्यादा जरूरी है। ऐसे बुजुर्ग जो डिफरेंटली एबल्ड है, किसी की आई साइट नहीं है, किसी का पैर ठीक नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, ऐसे सब लोगों को, बुजुर्ग, माता बहनें, छोटे बच्चे, ये जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, वो सब ने जिस उत्साह के साथ पार्टिसिपेशन किया, उन सबको मैं बधाई भी देता हूं और हृदय से धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि उनका कारण वोट डालने का जो था स्पष्ट था, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में भी कहा, और जो सच भी था। और उसके दो कारण में हम समझते हैं। एक ये कि नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से विकसित भारत बनाने का जो सपना देश के सामने रखा है, जो आह्वान किया है, उसमें पूरी भागीदारी ये रखने का, उसमें अपनी तरफ से भागीदारी हो, हम पीछे न रहे, हमारा कंट्रीब्यूशन कम न रहे। एक तो ये था ही था। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि बहुत दिनों से हमारे ऊपर सब लोग इल्जाम तो लगाते थे, तोहमत तो लगाते थे, लेकिन उसकी पीछे की वजह को समझने नहीं चाहते थे। जब हम किसी के पास भी जाते थे ये वजह बताने के लिए, तो उनको लगता था ये बहानेबाजी है। इस बार पहली बार सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुना कि आप बताइए क्या प्रॉब्लम्स है। तो जब हमने उनके सामने ये प्रॉब्लम रखी कि एक वोटर को एक दिन नहीं, 4 बार 5 बार वोटिंग सेंटर पर ऑफिशियल्स के पास जाना पड़ता है, और फिर भी उसको भरोसा नहीं होता आखिर के दिन कि मेरा वोट उधर है कि नहीं है। ऐसी सारी जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, एक बार उसको हटाकर देख लीजिए। तो सरकार ने हमारी बात को सुना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमारी बात को सुना, और जम्मू और उधमपुर में ये जो एम फॉर्म की कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है उसको समाप्त किया। तो उसका परिणाम आपने स्वयं देखा कि लोग निकल आए। हालांकि अभी पूरी तरह से प्रशासन तैयार था, खासकर पहले फेज में ऐसा नहीं था, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने बड़े उत्साह के साथ आकर, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आए देखने के लिए कि मेरा अब अथॉराइजेशन आया, मेरा वोटर लिस्ट में नाम आया क्या, मेरा ये करके, और वोट डाला। मैं सचमुच में समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं, और साथ में ये भी अपेक्षा करता हूं कि इस बार के इस अनुभव के कारण आगे जो चुनाव होंगे, चाहे वो डीडीसी का होगा या असेंबली का होगा, तो उसमें इसी तरह से उत्साह के साथ हम भाग लेंगे, और अपनी जो पॉलिटिकल, जो हमारी एग्जिस्टेंस है, जो हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जो हमारा सबसे बड़ा, जो हमारी बढ़िया ताकत है, उसका उपयोग समाज के लिए भी और अपने देश के लिए भी करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अजय जी, अगर हम बात करें तो आपका राइजिंग कश्मीर में एक आर्टिकल छपा है जिसमें आपने बताया है कि किस तरीके से फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक बयान दिया था कि कोई कश्मीरी पंडितों के साथ के पास कटोरा लेकर नहीं जा रहा, उनको ये कहने नहीं जा रहा कि आप कश्मीर में वापस आ जाओ। एक तरफ ये कहते हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि कश्मीरी पंडित कश्मीर का एक अंग है, वो कश्मीर का फूल है, कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीर अधूरा है। तो
तो आप किस तरीके से देखते हैं ऐसे, क्योंकि ये दोनों बयान जो है वो आपस में तो मिलते ही नहीं है। उसका कारण है, स्पष्ट कारण है उसका, कि उनकी नीयत साफ नहीं है। वो जो कहते हैं और जो मन में है उसमें बहुत ही अंतर है। कश्मीरी में एक कहावत है, मुझे मालूम नहीं है आपको ध्यान आएगा कि नहीं आएगा, कि मूलन द्रोत पत्रन साग, यानी आप किसी पेड़ के जड़ों को काटते रहो, बस पत्तों को पानी देते रहो दिखाने के लिए कि भाई हम देखो हम आपकी कितनी चिंता करते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का जो ये स्टेटमेंट जिसका आपने जिक्र किया, उससे पहले अगर देखेंगे कि आपने उनके जो कृत्य है वो किस प्रकार एंटी कम्युनिटी रहे, सिर्फ उन्हीं के नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के। मैं बार बार याद दिलाना चाहता हूं समाज को भी, और जो ऑब्जर्वर्स कई नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं तो उनको भी बताना चाहता हूं कि जो फैक्ट्स है, जैसे जब 1990 में, जब पहले तो ये भी एक मिसनोमर है कि 1990 का, 1986 से हमको लेना चाहिए, जब अनंतनाग में वन साइडेड अटैक्स माइनॉरिटीज पर हुए। लेकिन उसको मैं अभी ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि 1990 में जब फारूक अब्दुल्ला साहब ने सरकार छोड़ी, यहां से निकलकर ससुराल चले गए लंदन में, उसके बाद पहली बार उन्होंने सरकार बनाई दोबारा 1996 में। और उसमें असेंबली जब बनी दोबारा, जब असेंबली गठित हुई, लेजिस्लेटिव असेंबली, उन्होंने एक रेजोल्यूशन, कंडोलेंस का एक शोक प्रस्ताव, कि जिसमें से जो लोग मारे गए हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया 22 अक्टूबर 1996 को। आप हैरान होंगे कि फारूक अब्दुल्ला साहब खुद उस रेजोल्यूशन को मूव किए, और तब भी, और वो ऑन रिकॉर्ड भी है, उन्होंने एक भी कश्मीरी हिंदू का, कश्मीरी माइनॉरिटी का, कश्मीरी सिख का, या डोडा भद्रवाह में, क्योंकि स्टेट सारी थी, जो मारे गए माइनॉरिटी कम्युनिटी से, उनका नाम नहीं लिया। उन्होंने जो प्रोमिनेंट कश्मीरी किल्ड कहे उसमें से 4-5 नाम ऐसे लिए जो बिल्कुल कंट्रोवर्शियल रहे, जिनका पब्लिक लाइफ ही जिनकी कंट्रोवर्शियल रही है, उनके बारे में देश की जो इंटरेस्ट्स के हिसाब से उन पर क्वेश्चन मार्क रखा है। जैसे वहां काजी निसार, डॉक्टर काजी निसार, मौलवी फारूक साहब को, डॉक्टर ए गुरु को, डॉक्टर फारूक आशाई को, ऐसे जैसे लोगों का नाम लिया, लेकिन वो लसाकोल, पंडित लसाकोल जी का नाम नहीं ले पाए, वो गिरजा तिक्कू का नाम नहीं ले पाए, वो नीलकंठ गंजू जी जो जज थे, जिनकी डेड बॉडी हरि सिंह हाई स्ट्रीट में 2 घंटे पड़ी रही, एडमिनिस्ट्रेशन का भी कोई व्यक्ति पास नहीं आया, उनका नाम नहीं लिया। ऐसे ही कितने ही स्कॉलर्स मारे गए थे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के भी हैं। तो इनके मन में जो वो डिफरेंस है, जो ये एक लेकिन वो कॉन्शियस है कि उनको अपनी सेकुलर इमेज को कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता है। तो इसलिए इसके नाते वो बार बार कहते हैं कि जो कश्मीर के हिंदू है, कश्मीर का पंडित है, ये हमारा हिस्सा है। इसके लिए वो उस ऑडियंस के सामने कहते हैं जहां जो उनके सेकुलर कैरेक्टर को देखना, मतलब कि सियासी रोटियां सेकने के लिए, सियासी रोटियां सेकने के लिए ये कहते हैं। नहीं तो जो अगर ये जो मुख्यमंत्री रहे हो, जो एक सो कॉल्ड प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष हों, वो एक बुक रिलीज, जिसका जिक्र आपने आर्टिकल का किया, उसमें एक किताब का रिलीज फंक्शन था दिल्ली में, लॉन्ग रोड टू होम, द परसिक्यूशन एंड एक्सोडस एंड एक्साइल ऑफ कश्मीरी पंडित। ये बुक रिलीज थे, वरद शर्मा जी और सिद्धार्थ गुप्ता जी की किताब है। तो उसकी रिलीज करते वक्त जब वो रिपोर्टर्स और उनसे बात कर रहे थे, तो उनका पब्लिश्ड बयान है कि भाई आपको आना है तो आओ, नहीं तो नहीं आओ। ये जो उसका ट्यून और टेनर है कि नहीं आओ, कोई बेगिंग बाउल लेकर आपके पास नहीं आएगा। कश्मीरी पंडितों ने कभी बेगिंग बाउल कभी बोला नहीं कि हमारे पास आप हमें ये कर दीजिए, हमारे ऊपर एहसान कर दीजिए। हम कश्मीर का एक हिस्सा है। कश्मीर को बनाने में कश्मीर के माइनॉरिटी कम्युनिटी का उतना ही हाथ है जो अब ये क्लेम करते हैं फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग, वो उन सब का। बल्कि अगर आप देखेंगे जो 5000 वर्ष की संस्कृति है, उसमें कश्मीर की जो संस्कृति का जो धरोहर है, उसको आगे बढ़ाने में
ओवरऑल अनब्रेक तरीके से विदाउट एनी ब्रेक जो आगे बढ़ाने में ये माइनॉरिटी कम्युनिटी का बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि हम लेट माइनॉरिटी बने हैं। हम 14th सेंचुरी के बाद माइनॉरिटी बने हैं, पहले तो नहीं थे। लेकिन वो जो भी है, तो एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन को इस ढंग से नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वो कहा। तो उसी का जिक्र करते हुए मैंने कहा था, अगर मान लो, क्योंकि ये क्या दूसरी बात है, सारे ऐसे पॉलिटिकल पर्सनालिटीज क्या बात करते हैं, ये जी अब आना ही नहीं चाहते हैं, इनको तो बढ़िया हो गया, इनकी तो जिंदगी अच्छी हो गई, ये इस प्रकार के बयान देते हैं। तो उसी का ध्यान में रखकर कहा कि पहले तो इसकी जरूरत नहीं है कि हमें कोई इन्विटेशन आ जाए, लेकिन मान लो अब एक इंडिकेशन की कि भाई हम जाना चाहते हैं, अगर ये बताना जरूरी था, तो इस चुनाव में कश्मीर के हिंदू समाज ने, माइनॉरिटी कम्युनिटी ने, डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी ने बहुत जोरदार तरीके से ऐलान करके कहा, हम कश्मीर का हिस्सा है, कश्मीर का हिस्सा रहेंगे, कोई उसको अच्छा माने या नहीं माने। इसलिए हम कश्मीर में वो, हालांकि हम उस कैंडिडेट को जानते नहीं, हमारे लोगों ने कैंडिडेट का चेहरा नहीं देखा, हमारे लोगों को ये भी मालूम है, हमारे समाज को मालूम है कि वो कैंडिडेट फिर कभी दोबारा हमारे पास आएगा कि नहीं आएगा, उनको इसकी कोई बात नहीं। लेकिन ये बताने के लिए कि मैं कश्मीर का हूं, मेरा कश्मीर से नाता है और ये रहेगा, रहती दुनिया तक रहेगा, इसलिए आप देखेंगे कि बड़ी मात्रा में लोग निकले। इसी का जिक्र मैंने उस आर्टिकल में। अच्छा जी, कितने एफर्ट्स रहे पूरे बीजेपी के और आपकी पूरी टीम के केपी वोटर्स को पार्टिसिपेट कराने के लिए इस इलेक्शंस में? देखिए, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और हमारा ये कर्तव्य बनता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम सबको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो रहा, जो जिसको मैं बहुत बड़ी एक तरीके से सक्सेस मानता हूँ, अपनी कामयाबी मानता हूँ, अपनी टीम की सारी कामयाबी मानता हूँ, कि वो हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये बता पाए कि देखिए ये एम फॉर्म की प्रोसेस बहुत टेढ़ी है, कॉम्प्लिकेटेड है, इसको कृपया करके हटाइए। ये हमारी सबसे बड़ी कमी थी, ये जो कमी थी, और इसको सरकार के ध्यान में लाना, ये हमारी बड़ी कामयाबी थी। दूसरा, हमारे पास संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो समाज के साथ कॉन्स्टेंटली टच में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव में एक्टिव होती है ऐसी पार्टी नहीं है, चुनाव के बगैर भी कॉन्स्टेंटली हम समाज के टच में रहते हैं। इसलिए हम हर नुक्कड़ कॉर्नर में लोगों के साथ ये कम्युनिकेट करने में भी सफल रहे कि भैया एम फॉर्म हट गया है, इस बार आपका वोट डालना कितना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम हमारे इस डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक कोई सीरियसली लेने वाला नहीं है। इसीलिए अगर आपने देखा होगा, पहले चरण के बाद जो कैंडिडेट्स भी थे, जो इस चुनाव में भी कैंडिडेट्स थे, उन्होंने भी समाज के बारे में थोड़ा सीरियसली लेना शुरू कर दिया। बिल्कुल सर, क्या आने वाले समय में बीजेपी की तरफ से कश्मीर में कोई कश्मीरी पंडित नेता हमें देखने को मिल सकता है, कैंडिडेट देखने को मिल सकता है असेंबली इलेक्शन के लिए? कामाक्षी जी, अगर आप देखेंगे 96 के बाद भी, उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी खड़ी कर दी थी, वो एक है ये। लेकिन अगर आप देखेंगे 1996 का भी जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ, या उसके बाद हुए पंचायत हुए, या अर्बन लोकल बॉडीज के हुए, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कश्मीर के विस्थापित समाज से, माइनॉरिटी कम्युनिटी की जो पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी मानती है कि हमारे रोल को वो रिकॉग्नाइज करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वाहिद एक पार्टी है जिनके पास कश्मीर के विस्थापित समाज के लिए सेल नहीं है, एक फुल फ्लेज्ड डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट यूनिट, एक बड़ा यूनिट, एक फुल फ्लेज्ड यूनिट दिया है। इसीलिए जब चाहे असेंबली का हो, चाहे ये हो, कोई भी चुनाव हो, आप प्रकार से चुनाव लड़ती है, कश्मीर का हिंदू समाज उसका इंटीग्रल हिस्सा रहा है और रहेगा। सर, आप क्या प्रेडिक्शन कश्मीर में, लद्दाख में? जम्मू कश्मीर को अगर हम अलग देखें, जो ये इंडी ब्लॉक है, चाहे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर, इनका कम्युनल पॉलिटिक्स खुलकर सामने, एंटी सनातन पॉलिटिक्स सामने आई। आप देख लीजिए, वहां पर कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़ा किया, उमर अब्दुल्ला साहब हो, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हो, राहुल गांधी जी हो, वो कारगिल प्लानिंग करने के लिए नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब चौधरी लाल सिंह जी के लिए कैंपेनिंग करने जाते हैं, जिस चौधरी लाल सिंह जी को उन्होंने यात्रा थी उसमें ना जाए, इसके लिए उन्होंने मेहनत करी। लेकिन जब चुनाव में
किया, लेकिन अपने कैंडिडेट के लिए जो उनका ऑफिशियल कैंडिडेट है उसके लिए कैंपेन करने के लिए लेह कारगिल नहीं गए। क्यों नहीं गए समझना ये बहुत आवश्यक है। इन्होंने क्या कर दिया, लद्दाख में चूंकि बुद्धिस्ट ज्यादा है लेह जिले में, इसलिए वहां डिवीजन, जनता पार्टी का तो कैंडिडेट जो था ही है क्योंकि पिछली 2 बार से हम जीत चुके थे, लेकिन इन्होंने कारगिल में अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से रिजाइन करवाकर उससे इंडिपेंडेंट इसने तो रिजाइन कर दिया। अगर ये सचमुच में ईमानदार होते तो उनकी चाहे डिस्ट्रिक्ट यूनिट होता, चाहे उन्होंने रिजाइन कर दिया होता, तो ये जो इनके इलेक्टेड वहां काउंसिल में होते मेंबर्स उनको भी निकाल बाहर, इन्फ्लुएंस है। वो कहते हैं कि कारगिल में हमारा बड़ा दबदबा है, तो लोगों को जाते ना कि ऑफिशियल कैंडिडेट को वोट डालो। इसलिए कारगिल में क्या होगा वो हम सब समझ सकते हैं। रही बात जम्मू और कश्मीर की, जम्मू में जिस प्रकार से मैं समझता हूं या जिस प्रकार हमें रोजानों का भी पता चलता है कि बहुत ही कंफर्टेबली और अपने पिछले ही दोनों सीटों पर निश्चित रूप से विजयी होकर पार्लियामेंट में अपने दोनों मेंबर्स को दोबारा भेजेगी, चाहे वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह या माननीय जुगल किशोर जी हो जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी से। उम्मीद है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि हमको इस बार जो ये डायनास्टिक पार्टियां हैं वो जीतनी नहीं चाहिए। अजय जी, आखिर में जाते जाते एक सवाल, कोई खास मैसेज केपी वोटर्स के लिए आने वाले असेंबली इलेक्शंस को लेकर? बिल्कुल स्पष्ट मैसेज है, इंडिविजुअली कोई कहीं पर भी जाए, कश्मीर का हिंदू समाज, कश्मीरी हिंदू जिसको हम कहते हैं कश्मीर शैव, कश्मीर के बगैर रह नहीं सकता हैं लोगों से, चाहे वो बच्चा हो जो या बच्ची हो जो 90 के बाद पैदा हुआ है, कश्मीर से उसकी अटैचमेंट स्पष्ट महसूस करता है। इसलिए कश्मीर के साथ जुड़े रहने के लिए तो वोट करना ये बहुत आवश्यक है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारी वापसी के लिए, हमारे उसके साथ री इंटीग्रेशन के लिए ये वातावरण बनाना है। अगर वो आपको सीरियसली नहीं ले लेते हैं, जिस प्रकार से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का हमने स्टेटमेंट की जिक्र की, अगर वो कहेंगे कि आपको आना है तो आओ, नहीं आना है तो नहीं आओ, इसलिए इन सबको अपनी ताकत, भाषा को ये समझते हैं, ये वोट की भाषा समझते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट इलेक्टोरल लिस्ट में हो और जिस दिन वोटिंग हो, चाहे वो भी इलेक्शन हो, पार्लियामेंट की हो, उस दिन पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ वोटिंग करें। इसलिए मेरा कश्मीर के सारे हिंदू वोटर से निवेदन होगा, इलेक्टोरल लिस्ट में देख लीजिए, अगर है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो वो लगातार नाम दर्ज, उनको अपना नाम दर्ज कराना चाहिए। ये आप अपने वापसी का याद रखिए। आपको आज लगता होगा कि शायद हमारी वापसी कितनी जल्दी होगी, क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन हम जब सिर्फ 11 कर रहे तब भी हम कश्मीर वापस आए। बहुत बहुत धन्यवाद जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो